तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जमीन के अंदर और जमीन से ऊपर ऊपर एच हाइट पर और नीचे कुछ डेप्थ पर डी डेप्थ पर हमने कल लास्ट क्लास में देख लिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर मैंने आपको कराया था। अब आज की क्लास में शेप के आधार पर कैसे शेप की वजह से ग्रेविटी जो है वो चेंज करती है उसको लिखिए। अर्थ, तो हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप, उसके अंदर लिखिए अर्थ is not a perfect sphere. Earth is not a perfect sphere, but a spheroid. S P H E R O I D. Spheroid. Spheroid मतलब egg shaped. Spheroid मतलब होता है egg shaped. That is, it is flattened at pole. That is, it is flattened at pole and bulges out at equator. Bulges out at equator. Bulges out at equator. एक्चुअली जो धरती का शेप है वो कुछ ऐसा है जहां पर ये इसका इक्वेटर हुआ और ये इससे पोल के पोल की दूरी हुई, इसको बोलेंगे आर पोल और इसको बोलेंगे आर इक्वेटर। देख के भी समझ में आ रहा होगा कि आर इक्वेटर जो है वो बड़ा है आर पोल से। इस डायग्राम को अगर ठीक से देखिएगा तो मेरे ख्याल से दिख जाएगा कि आर पोल जो है वो बड़ा है इक्वेटर से। और जो फोर्स या जो ग्रेविटी जिसका हम वेरिएशन देखना चाहते हैं उसका फॉर्मूला होता है Gm बाय आर स्क्वायर, यानी G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जिसका R ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। अब ऑलरेडी रिलेशनशिप हमें पता है कि इक्वेटर पर ग्रेविटी ज्यादा है, तो चूंकि इक्वेटर पर रेडियस ऑफ पोल से क्या है, बड़ा है, तो ग्रेविटी जो है इक्वेटर पर वो क्या होगा, इस पोल से छोटा होगा ना। क्यों? क्योंकि रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, इस हिसाब से ये रिलेशनशिप है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फोटो गोल मत बनाइएगा, थोड़ा अंडाकार बनाइएगा, स्फेरॉइड, अंडाकार, चपटा। हाँ, एक्चुअली वही होता है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो जी अगर कई बार पूछेगा, ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है, इसका एक थोड़ा फेमस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट, नो, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन 9.8, व्हाट इज द कलर ऑफ बी? ऐसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछता है, you know the value of G is greater than 9.8, what is the color of beer? तो मैं को इनिशियली मैं भी जब आपकी तरह विद्यार्थी हूँ पागल कहाँ पूछ रहा है कि G का वैल्यू 9.8 से बड़ा है और कलर ऑफ बियर क्या होगा। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट जानेंगे तो देखिए ग्रेविटी पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर, तो पोल्स पर स्नो होता है, तो स्नो पर वाइट बियर पाया जाता है, इसलिए वो वाइट आंसर होगा। ये इतना पूरा तो, लेकिन हम लोग भी जब आपकी तरह स्टूडेंट थे तो इतना मैं तो नहीं सोच पाया था। तो लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। Full stop. So value of acceleration due to gravity increases, so the value of
acceleration due to gravity increases as we go from equator to pole, as we go from equator to pole. अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है? कह रहे हैं कि अगर ये हमारी धरती है तो इसके ऊपर कुछ एक हाइट तक ही हम लोगों को ग्रेविटेशनल पुल का एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ हाइट तक। ऐसा नहीं कि ये अगर हमारी धरती है, अर्थ है, तो आप कहीं बहुत दूर तक भी इसका ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी घटती जा रही है, वो भी कैसे घट रही है? स्क्वायरली घट रही है। आपने देखा था ना ग्राफ, वो आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो ये घटती जा रही है। तो कोई एक पॉइंट तो होगा जहां जीरो हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो घट रही है, और जिस पॉइंट पर ये जीरो हो गई, तो जहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस किया जाता है उसी को ना ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। तो लिखिए द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी, the space around the material body within which its gravitational pull or gravitational force, within which its gravitational pull or gravitational force of attraction is experienced by other body is called gravitational field। तो जहां तक, जिस हाइट तक हमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी नीचे की ओर फील होती रहेगी, वो जो स्पेस है, यानी वो पूरा एक स्फेरिकल रीजन होगा, वो पूरा एक इस तरह का स्फेरिकल रीजन होगा। ये पूरा रीजन इज कॉल्ड एज gravitational field। the region or space जहां पर आप ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। डन। नेक्स्ट, intensity of gravitational field, intensity of gravitational field, intensity of gravitational field। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है? जितना ज्यादा पुल जस्ट धरती के ऊपर मिलेगा, क्या यहां से 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पे भी उतना ही मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। क्यों? अगर ऐसा रहता तो चांद पर भी उतनी ही ग्रेविटी फील होती, और वहां तो उतनी ग्रेविटी फील नहीं हो रही है। उसका तो खैर अपना चलिए गुरुत्वाकर्षण है। मान लीजिए यहां से आप कोई सैटेलाइट पे ही जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, वहां पर जैसे आपने सुनीता विलियम्स का आजकल फोटो देख रहे होंगे कि वो अब आने वाली है, फरवरी 2025 में पहुंचेंगी। स्पेस स्टेशन से ऑलरेडी निकल गई हैं और 2-3 महीने में इधर पहुंच जाएंगी। तो वो उनका जब वीडियोस आप देखते हैं, देखिए उनका बाल सब ऊपर खड़ा रहता है, ऐसे झाड़ा हुआ नहीं रहेगा, पूरा ऐसे हवा में उड़ता रहता है। देखिए सुनीता विलियम्स का फोटो, पूरा बाल ऐसे ऊपर उठा हुआ है। क्या उठा हुआ? सोचिए इतना कम ग्रेविटी है कि बाल को भी वो नीचे नहीं गिरा पा रहा है, वो उठ जा रहा है। ग्रेविटी से ही ना कोई चीज नीचे गिरी रहती है, अब बाल भी उसका ऊपर उठ गया। क्यों? ग्रेविटेशनल फील्ड इतना कम है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब एस्ट्रोनॉट्स को अचानक से धरती पर लाया जाता है तो वो लोग खड़ा नहीं हो पाता या चल नहीं पाता है। तो कारण क्या है? क्योंकि लगातार 6 महीना, 2 साल, 3 साल या कम से कम 12 महीना, 18 महीना तो वो लोग स्पेस में रहते हैं। स्पेस में रहने के कारण वो उड़ते ही रहते हैं। जमीन पर चलेंगे तब ना ये सब फंक्शनल होगा। तो ये जो घुटना का हड्डी है वो फंक्शनल नहीं रहा। जैसे ही वो लोग जमीन पर बढ़ा, अचानक से जब ग्रेविटी फील करेगा
तो उनको का भार, अपना ही भार वो नहीं झेल पाता है, क्योंकि उसको वेटलेसनेस फील करने की आदत लग गई है। जिसका वेटलेसनेस मतलब मास तो है पर ग्रेविटी कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं। लेकिन जैसे ही धरती के आप नजदीक आते हैं तो आप पे ग्रेविटी एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपना ही भार आपको संभालना मुश्किल है। तो कितना दिन तक तो वो लोग चल ही नहीं पाते हैं, बहुत कुछ उसका मैंने दिक्कत में आ जाता है हम लोगों का। खैर, तो इंटेंसिटी लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट, ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट in the field is defined as, in the field is defined as the force experienced by the body, the force experienced by the body of unit mass, the force experienced by the body of unit mass placed at that point, placed at that point। तो ये आपका धरती है और इस धरती से किसी एक पॉइंट पर, सपोज पी पॉइंट पर कोई एक मास रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द अर्थ, इसको ही हम लोग निकालते हैं पर यूनिट मास। E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई M। F होता है G M बाई, अगर यहां से यहां की दूरी R मान रहे हैं तो ये R स्क्वायर, और इसको आप किससे डिवाइड दे रहे हैं, M से डिवाइड दे रहे हैं, तो M और M क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आपके पास G M बाई R स्क्वायर। दिस इज ओनली, ये ना कैपिटल R मत लिख के आप स्मॉल r लिखिए। क्यों, कैपिटल R मतलब तो हम लोग के मन में ज्यादा आता है कि रेडियस ऑफ अर्थ, R मतलब जनरल कोई एक डिस्टेंस हो गया, नहीं, कैपिटल R लिखने से मन में आता है कि वो रेडियस ऑफ अर्थ, ये आप कैपिटल R लिख सकते हैं, ठीक है। पर R पूरा ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, R जो है पूरा ही है यहाँ से लेकर, क्योंकि हमेशा ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ से ही मापा जाता है, ग्रेविटी ऑलवेज सेंटर ऑफ अर्थ से ही मापा जाता है। तो ये R पूरा वहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि Gm बाई क्या हो गया। अच्छा, क्या यही हम लोग पढ़े हैं क्या, G का वैल्यू, G का वैल्यू भी यही पढ़े हुए हैं क्या, पढ़े ना, G भी तो यही पढ़े हैं। तो इस पढ़ा में बंद कर लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा देखिए, फिर आप गलती कर दी, gravitational field intensity is a vector quantity, gravitational field intensity is a vector quantity, is a vector quantity। Done? Unit of gravitational field intensity is Newton per kg, Newton per kg। बड़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब कभी भी कोई बॉडी हवा में उछलेगी तो आपको पता है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, बिकॉज इट is moving against the gravitational pull। और जैसे ही आप धरती से कोई चीज को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर एक क्या एक्ट करने लग जाता है, पोटेंशियल एक्ट करने लग जाता है। तो लिखिए, the gravitational potential energy of a body at any point, the gravitational potential energy of a body at any point in the gravitational field, the gravitational potential energy of a body at any point in the gravitational field of another body
is measured by the amount of work done, is measured by the amount of work done in bringing a unit amount of work done in bringing the given body from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point without acceleration, without acceleration. ये हमारी धरती, यहां से x दूरी पर एक मास स्मॉल m स्थित है, ये है इसका कैपिटल M। आपने एक छोटा सा डिस्टेंस dx इसको क्या कराया, ट्रैवल कराया। तो dx जैसे ही आप उसको ट्रैवल कराते हैं तो आपके अंदर कुछ डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, वहां पर करते हैं। पहले सबसे पहले फोर्स क्या लिखेंगे, तो इस बॉडी के ऊपर जो है मास का है उसके ऊपर फोर्स क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। डन। वर्क डन किसके बराबर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स के बराबर। डी डब्ल्यू किसके बराबर, एफ डी एक्स के। अब f का जब f के वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां तक कोई डाउट। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड। जब आप बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इस तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू, ये तो कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब लिमिट कहां से कहां पुट करना है, उसने बोला है फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप किसी इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो लिमिट क्या रहेगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट x। बढ़े आगे। तो जो हमारा वर्क डन है ये क्या क्या कांस्टेंट है, जी एम एम कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंफिनिटी से लेकर x तक। जी एम एम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा कि नहीं, माइनस 1 बाई एक्स। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन अगर x के पावर n dx लिखा रहता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यही पढ़े थे ना, फॉर्मूला यही पढ़े थे। अब अगर ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहां पर n की क्या वैल्यू है, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 2 की -2, -2 है ना। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, तो ये x के पावर -2 हो गया। तो अब आप उस फॉर्मूले में सेट कीजिएगा, यहां पर अगर आप इस फॉर्मूले को सेट कीजिएगा तो x के पावर -2 dx होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे जी एम एम, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x के पावर -2 प्लस 1 -1, और नीचे x पावर -2 प्लस 1 -1, यानी माइनस x के पावर -1 आएगा। आएगा क्या, माइनस बाहर निकाल लीजिए, वर्क डन इक्वल टू माइनस जी एम एन, और इसको मैं 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना, कहाँ से क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए, माइनस जी एम एम इंटू अपर लिमिट 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। या तो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बस
जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, ये क्वांटिटी क्या हो गई 0 हो गई और बच क्या गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस GMM बाई x, ये क्या हो गया वर्क डन हो गया। पर हम लोग वर्क डन नहीं निकालना चाहते, हम लोग क्या निकालना चाहते थे पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक यही लिखे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वर्क डन ही किसके बराबर होता है, जितना आप उसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ही उसमें क्या स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए दिस वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, this work done is equal to gravitational potential energy of the body at point P, जो भी पॉइंट आप मानिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको लेकर आ रहे हैं ना ऊपर से फ्रॉम इन्फिनिटी टू कोई एक पॉइंट पर लेकर आ जाइए, सपोज इसको मान रहे हैं कि ये P पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए ये P पॉइंट, तो यहाँ से इन्फिनिटी से जब आप इसको लेकर आए हैं P तक, तो इतना आपको डन। हो गया हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बढ़ गया, बढ़े आगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़े, अगला हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। छोटा छोटा टॉपिक है पर पता नहीं हो तो यही रहता है कि साथ पढ़े नहीं ये वाला, और पता रहता है क्या है एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, कुछ ऐसा है नहीं। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in the gravitational field of a body is defined as amount of work done in displacing a body, amount of work done in displacing a body of unit mass from infinity, amount of work done in displacing a body of unit mass from infinity to a particular point. From infinity to a particular point. अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, इसको ना V से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास लिख दीजिए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी। अब V इज इक्वल टू वर्क डन अभी आपने निकाला GMM बाई R, निकाले थे क्या होल डिवाइडेड बाई M, अभी निकाले थे ना ये वर्क डन, M से M क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा V इज इक्वल टू माइनस GM बाई R एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू माइनस GM बाई R। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, at the surface of earth, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या ले लेंगे कैपिटल आर ले लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा माइनस GM बाई कैपिटल आर, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ।
रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये यहां तक हो गया, बड़े आगे छोटा छोटा रिलेशनशिप है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया है। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड, relationship between gravitational field intensity, gravitational field intensity को किससे डिनोट किया था? E से, कैपिटल E से, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे डिनोट किया था? V से, यही ना? अभी जस्ट किया इसलिए लिख नहीं रहा, इसी समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए थ्योरी बनाते हैं, उसके नीचे लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डेल्टा वी कर लीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। आपको ई एंड डेल्टा वी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, ठीक है? कोई दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, फिर भी लिख दीजिए। Gravitational potential difference is defined as the amount of work done in moving a body. Gravitational potential difference is defined as the amount of work done to move a body of unit mass, from one point to another in a gravitational field. Gravitational potential difference is defined as the amount of work done to move a body of unit mass from one point to other point in the gravitational field. अब देखिए, ये हमारी धरती, इस धरती से कुछ दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर एक पॉइंट मास है। कौन सा मास है? एक पॉइंट मास है। यहां से आप उस पॉइंट मास को dx दूरी क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और आपको डिस्प्लेसमेंट इधर करना है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हमारी धरती है, अर्थ, जिसका मास होता है कैपिटल M और रेडियस होता है कैपिटल R, और ये जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? x मान रहे हैं टिल दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दूरी तो x है, ये दूरी x है, और सोच के बनाए तो और ये दूरी x प्लस डी एक्स, दिस इज x, ये तो x है, और नीचे वाला क्या है? x प्लस डी एक्स, ये x प्लस डी एक्स, और आपने इसको ऐसा डिस्प्लेस किया। डन, बस यहां तक बना लिए। तो वर्क डन कितना लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू f डॉट dx, dw इज इक्वल टू f dx cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो यहां से वर्क डन क्या निकल के आ जाएगा? यहां तक लिख लिए, लिख दीजिए dw इज इक्वल टू f डॉट dx, dw इज इक्वल टू f dx cos 180 डिग्री। यहां से वर्क डन निकल के आ गया माइनस f dx के बराबर, और यूनिट मास है तो फोर्स और जो आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू GMM बाई
आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है Gm बाई आर स्क्वायर। ये जो m है ये तभी खत्म होगा जब आप इसको क्या मान रहे हैं यूनिट मास, और यूनिट मास का मतलब होता है एक, वन। ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई 1 हो गई, तो एट यूनिट मास दी बोथ क्वांटिटीज आर व्हाट सेम। तो आप अब इस W के यानी dW के जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस EDX लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था dW जो है वो किसके बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वर्क डन किसके बराबर होता है पोटेंशियल के, तो dW किसके बराबर होगा dV के बराबर होगा। बस यहाँ से दोनों को क्या कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। माइनस EDX इज इक्वल टू dV, देयरफॉर माइनस E इज इक्वल टू dV बाई dx एंड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। और यही रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्लास 12 में E से इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिनोट किया जाता है, तो बार बार निकल रहा है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड, तो इसको ना पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। खैर आगे देखिए, तो आ गया E इज इक्वल टू माइनस, क्या मैं इसे बड़ा करूंगा तो डेल्टा V बाई डेल्टा x लिख सकता हूँ, तो स्मॉल चेंज है ना, माइनस dV बाई dx है, इसको बड़े चेंज में कन्वर्ट करेंगे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। और किसी भी चीज को जब x के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं ना तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलेंगे इसको, ये dV बाई dx को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल, TATIONL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक नया वर्ड है ग्रेडियंट। जब कोई भी चीज डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो उसका जो चेंज होता है उसको ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है, GRADIENT, ग्रेडियंट। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसको dV बाई dx को। उसके नीचे लिखिए द नेगेटिव साइन shows the direction of the negative sign shows the direction of E vector मतलब gravitational potential intensity is along the direction of potential gradient, along the direction of potential gradient। डन हो गया। हेडिंग डाल स्केप वेलोसिटी बताए थे क्या इसके बारे में कभी, क्या बताए थे। अब अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है और कोई आदमी अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना चाहता है तो उसको एक वेलोसिटी लगेगी जिससे वो बाहर जा पाएगा। तो वो वेलोसिटी कितनी बताई थी, स्केप वेलोसिटी कितनी बताई थी, याद आ रहा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने किलोमीटर, इतने स्पीड से जब आप कभी जा रहे होंगे तब आप धरती के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। हम लोग किस स्पीड पे चलते हैं जब गाड़ी पर चल रहे होते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति 80, 300 पर प्लेन उड़ जाता है, 300 किलोमीटर पर आवर पे प्लेन उड़ता है, 300 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितना स्पीड में वो स्पेस शटल जो है वो जाता होगा और किस चीज से वो बनाया जाता होगा जिसमें कि उसके ऊपर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होगा। इतने स्पीड से अगर कोई जाएगा तो उसको जल जाएगा। आप एक एटमॉस्फेरिक वो चीज को क्रॉस करके जा रहे हैं ना, कुछ तो ऊपर मीडियम है जिसके उसका रगड़ा होगा और वो जल जाएगा, पर वो उसको कुछ नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात को ध्यान रखिए। और स्पेस जो लोग
जाते हैं स्पेस पे, बहुत ही महान लोग होते हैं। लिखिए, escape velocity is the minimum velocity with which escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward. A body must be projected. A body must be projected vertically upward from the surface of Earth, from the surface of Earth, so that it may never return to the surface of Earth. It may never return to the surface of Earth. ने इतने स्पीड से फेंका गया कि वो दोबारा धरती पर वापस नहीं आएगा। नहीं तो दुनिया की कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं वो फिर कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। आप इतना स्पीड पर अगर किसी चीज को फेंक दीजिएगा वो दोबारा ऊपर नहीं आएगा। वो एक बार चला गया तो चला गया। पर ये स्पीड तुरंत से नहीं अचीव किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब वो धरती के उसके फील्ड से जब कोई चीज को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसा रहता है और वो फिर धीरे धीरे अपने यहाँ से फिर वो बाहर की ओर, तो एक इस पॉइंट पर जब वो 10-12 चक्कर काट लिया है उसके बाद एक ऐसी स्पीड आनी चाहिए, एक ऐसी स्पीड आनी चाहिए जिस पर इसका स्पीड कितना हो जाए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये यहाँ के बाद किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार या किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में चला जाए। तो आपने कभी अगर वो पिक्चर वगैरह आ रही है ना आजकल, ये सब के ऊपर तो काफी पिक्चरें बन रही हैं, देखा होगा। इंटरस्टेलर अगर नहीं देखा है तो मस्ट वॉच मूवी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हुई हैं। देख, द कोर आई थी, अमरगडम है, बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जो आपको देखना चाहिए अगर थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है तो। इसमें हाँ ठीक है। देखिए, कुछ काल्पनिक चीज को समझाने के लिए कुछ चीजों में थोड़ा बहुत हाँ ठीक है। वो लोग जब विदेशी हॉलीवुड में इस तरह की कोई पिक्चर बनती है ना तो थोड़ा बहुत वो लोग साइंस भी पढ़ाते हैं। इंडिया में ऐसे कोई पिक्चर बनेगी तो वहाँ पे वो लोग साइंस के एस्पेक्ट को कम दिखाते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट को ज्यादा दिखाते हैं। आपने विद्या बालन का रोल देखा होगा, वो कौन सी पिक्चर थी? मिशन मंगल। तो उसमें आपने विद्या बालन को देखा है? नहीं देखा, पिक्चर नहीं देखी। तो वहाँ पे थोड़ा इमोशनली ज्यादा दिखाते हैं, पर विदेश वाली पिक्चरों में इमोशनल कंटेंट कम रहता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट ज्यादा रहता है। खैर हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसका स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए VE इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई R। ये एक फॉर्मूला है। इसी का स्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है अंडर रूट 2G कैपिटल R। और ये दो फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला इसी से डेवलप हुआ है, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट dg where d is diameter of earth, obviously twice of radius of earth is equal to diameter of earth। जो बस सिंपली उसी में से थोड़ा सा प्लस माइनस कर दिया है। एंड स्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, escape velocity in terms of density ये है d अंडर रूट 2 पाई g रो बाई 3। तो जब जो जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये जो वैल्यू है जब इसमें आप सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, दिस टर्न्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। डन। हेडिंग आ गई सैटेलाइट, पढ़े आपने? हेडिंग डालिए सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं?
अर्थ के ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है वो मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मैनमेड सैटेलाइट अगर आप कोई जानते हो तो उसका नाम बताएं। अर्थ का मैनमेड सैटेलाइट कौन है? और नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट तो नेचुरल सैटेलाइट आप लोगों को याद है। नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। और इसके ऊपर नहीं आर्यभट्ट और क्या क्या सब पढ़े होंगे आप लोग? नहीं, तो ये मून है और इसमें आपने आर्यभट्ट और आज के दिन में तो पता नहीं कितने हैं, आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट 2, बहुत सारे मैनमेड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होता क्या है पहले वो लिख लीजिए, राइट? अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग around the earth in an orbit, the heavenly body revolving around the earth in an orbit is called satellite. There are two types of satellite: natural satellite and man-made satellite. Natural satellite and man-made satellite. There are two types of satellite: man-made satellite and natural satellite. पहला लिखिए man-made. A man-made satellite is called an artificial satellite. A man-made satellite is called an artificial satellite. जो हम लोग खुद भेजते हैं अपने किसी ना किसी काम के लिए, जैसे ये निगरानी करनी है कि कभी तूफान आएगा, वेदर रिपोर्ट जो डेवलप करना है, या जीपीएस सिस्टम के लिए, या डिफेंस पर्पसेस के लिए कि भाई कोई दूसरे कंट्री का कोई चीज़ हमारे एरिया में तो नहीं आ रहा है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सैटेलाइट। और अगर कभी आपको ये जानना हो कि कितने सैटेलाइट्स हैं तो आप जाके एक बार जस्ट गूगल में बस एक डालिए कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड ओनली इंडिया। इंडिया को कैप्चर करने के लिए या इंडिया ने कितने सैटेलाइट भेज रखे हैं। ये नंबर हजारों में नहीं, मतलब लाखों में होंगे। कि कुछ सैटेलाइट्स अब डिसफंक्शनल भी हो गए, तो पुराने सैटेलाइट समझो, हाँ वो ऐसे ही ऑर्बिट में घूम रहा है पर उसका अभी कोई काम नहीं है और आप उसको वापस नहीं ला सकते। भेज तो सकते हैं, वापस कैसे लाइएगा? वापस आना मुश्किल काम है। रशिया से लॉन्च कराता था, अब खुद का लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जगह का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा जगह का नाम है। हाँ, इक्वेटर के पास ज्यादा है इसलिए वहाँ ग्रेविटी कम है, वहाँ से लॉन्चिंग रिलेटिवली आसान है। और एक और है जहाँ पर आपने डिफेंस पर्पसेस के लिए जो भी टेस्टिंग होती है, नो दैट प्लेस, चांदीपुर इन उड़ीसा। ये दो जगह का नाम ऐसे भी याद रहना चाहिए। डन। और नेचुरल सैटेलाइट देखिए, अ सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड, द सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। डन। हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है भाई? सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में चल रहा है उसकी तो कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी पर वो घूम रहा होगा, तो वो सैटेलाइट की वेलोसिटी। लिखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, orbital velocity of a satellite is the minimum velocity required to put a satellite into its orbit around the earth. Minimum velocity required to put a satellite in its orbit
अराउंड द सन। हाँ, सन बोल रहा हूं, प्लैनेट। मानिए धरती है हमारी, ये धरती है, इस धरती से h हाइट ऊपर आप चाहते हैं कि यहां पर आपका सैटेलाइट ऐसे घूमे, यहां पर एक सैटेलाइट आप ऐसा चाहते हैं घूमे, यहां पर एक सैटेलाइट इस तरह से घूमे। तो ये घुमाने के लिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होगा G mm बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आप h हाइट ऊपर जाना चाहते हैं, और F सेंट्रीफ्यूगल, इसी को ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। बस इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और वो r प्लस एच। सॉल्व करिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, और यहाँ से v निकाल लीजिएगा, दोनों को बराबर करिएगा तो लिखिएगा mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू gmm बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से छोटा m कट गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अंडर रूट स्मॉल g r स्क्वायर अंडर रूट जी आर आ जाएगा, अंडर रूट जी आर आ जाएगा, और ये क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। और जब आप इसमें दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, क्या क्या, g वैल्यू कितना है 9.8, और रेडियस कितना है 6400। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसको अगर 10 ले लें तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 64000, 64 का तो 8 बाहर आ गया, और ये दोनों जीरो का एक जीरो, तो 80 नहीं, लेकिन ये किलोमीटर में है ना, इसको मीटर में बदलना होगा, चेंज करना होगा, और कितना जीरो बढ़ेगा उसमें, और कुछ जीरो बढ़ जाएगा, 6400 में और जीरो बढ़ाना होगा, कितना जीरो बढ़ेगा, किलोमीटर से मीटर में 2 जीरो बढ़ेगा, किलोमीटर को मीटर में 3 जीरो है ना। तो v इज इक्वल टू, ये तो 8 बाहर आ गया, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कितने बाहर आएंगे, 00 मीटर, 3 जीरो मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में करिएगा तो क्या होगा 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, का सर अचानक से 1 कैसे कर दिए, 9.8 लिए थे ना, थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो 8.1 या 80 ले, 80 बुक में भी लिया है, किलोमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से जब आप उसको भेजिएगा सैटेलाइट को, तब जाके आपका सैटेलाइट क्या होगा, उधर नाचने लग जाएगा धरती के चारों ओर। लिख दीजिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वो उसके वेलोसिटी से कम, उससे ज्यादा दे दीजिएगा तब तो भाग ही जाए, हम लोग को भगाना नहीं ना, हम लोग को उसके चारों तरफ घुमाते रहना। हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका मास का वैल्यू तो कट गया, देखिए यहाँ m स्मॉल m कट चुका, मास के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। डन, हेडिंग डन। Kepler's law of planetary motion, Kepler's law of planetary motion।
केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आपको जैसा कि थोड़ा बहुत पढ़े थे क्लास 9th में, याद है केप्लर ने कितने लॉ दिए हैं? केप्लर ने 3 लॉ दिए। केप्लर पहले नहीं थे, केप्लर बहुत बाद में आए। केप्लर के आने का समय है 1618। उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट इससे पहले भी आए थे। जैसे एक साइंटिस्ट का नाम है आर्यभट्ट, जिनको आप जानते हैं, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। एक है निकोलस कॉपरनिकस, जो कि 1400 ईस्वी में आए थे। उसके बाद टाइको ब्राहे एंड केप्लर, ये दोनों मित्र कह सकते हैं, कंपेनियन थे और कॉपरनिकस के स्टूडेंट। इन लोगों ने मिलकर थ्योरी को आगे बढ़ाई और केप्लर ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ। पहला लॉ लिखिए, पहले ये कीजिए, इंट्रोडक्शन दिए। केप्लर gave following 3 laws of planetary motion. Kepler gives 3 law of planetary motion. Planetary motion. Kepler gave 3 law of planetary motion as a result of his observation. As a result of its observation and investigation of astronomical data of Tycho TYCHO Brahe BRAHE। टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे जो अपना पूरा जीवन TYCHO टाइको BRAHE, ये अपना पूरा जीवन टेलीस्कोप के मदद से प्लैनेट के मूवमेंट और उसके कैलकुलेशन में निकाल दी। पर जब ये बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, और अब ये एक्सपेरिमेंट उन डेटास को निकाल तो लिए, पर अब इससे ये कुछ करते उससे पहले इनका काम तमाम हो गया। तो ये उन डेटा को किसको प्रोवाइड कर दिए? केप्लर को। और केप्लर ने उनके डेटास को एनालिसिस करके और फिर ये केप्लर का तीनों नियम बताया। और इससे पहली बात क्या बताई? देखिए, केप्लर्स फर्स्ट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। केप्लर का पहला लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। केप्लर के बताने से पहले सब लोग क्या समझते थे? केप्लर के बताने से पहले सब लोग ये समझते थे कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ चल रहा है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ पर ना चल के कैसे पाथ पर चलते हैं? ये इलिप्टिकल पाथ पर चलते हैं। कैसे पाथ पर चलते हैं? इलिप्टिकल पाथ पर चलते हैं। इस तरह का इलिप्टिकल पाथ है, और इस इलिप्टिकल पाथ में एक मेजर और एक माइनर एक्सिस होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस कट करते हैं, वहां पे कौन रखा हुआ है? वहां पे कौन स्थित है? वहां पे सूर्य स्थित है। तो सूर्य की जगह यहाँ पर है। ये कौन है? सन। दिस इज सन। और इसी पाथ पर कौन ट्रैवल कर रहा होता है? छोटे छोटे प्लैनेट्स। इसी पर छोटे छोटे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ क्या काट रहे होते हैं? चक्कर काट रहे होते हैं। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, राइट। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। Each planet revolve around the sun in elliptical orbit. In elliptical orbit, with sun situated at one of its two foci, FOCI. अब एक ही फोकस ना यहाँ पर भी होता है, situated at one of its foci. foci मतलब FOCI, फोकस। एक रहता है तो फोकस, दो रहता है तो फोकी। दो जगह पर जहां पर ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों फोकस है। और इसके ऊपर तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम देखे थे, एक बड़ा ही एक दिखाया हुआ था, एक जगह हम एक्सपेरिमेंट देखे थे कि जैसे इस फोकस पर आप बॉल रख दीजिए और इसको कहीं से भी मारिए या कि इसी में गिरेगा। कैरम बोर्ड में ऐसा होता है ना कि एक स्ट्राइकर, एक वो है, बॉल है और एक जगह यहाँ पे छेद कर दिया, इसको आप कैसे भी मारिए या किसी जगह पर, इतना कैलकुलेटिव ये स्ट्रक्चर होता है। कहीं से भी मारिए इसको, ऐसे ऐसे करके मार दिए, ये घूम घाम के जहाँ कहीं भी टकरा के फाइनली इसमें जाके गिर जाए।
आप कैसे भी आंख बंद कर भी मान लीजिए वो उसी में जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये दोनों फोकस की एक स्पेशल रिलेशन। डन, ये फोटो बना लिए। सेकेंडली है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है इसको भी देखते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ एरिया? लॉ ऑफ एरिया ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर आपका सूर्य स्थित है, वन ऑफ दी फोकस पर आपका सूर्य स्थित है, ये फोकस है, ये फोकस है, और क्या हो मैं करना क्या चाहता हूँ, ऊपर नीचे होना था। हाँ हो गया, ठीक है। हाँ ये क्या है, सूर्य स्थित है। अब यहां पर एक प्लैनेट है, मान लीजिए प्लैनेट यहां से यहां मूव किया, प्लैनेट इस प्रकार से यहां से यहां मूव कर रहा है। अब जब प्लैनेट यहां से यहां मूव करेगा ये कुछ एरिया स्वैप करेगा, ये क्या करेगा, कुछ एरिया स्वैप करेगा। ये जो एरिया स्वैप करेगा कुछ टाइम पीरियड टी में, उस एरिया को मैं A1 कहता हूं। अब सेम प्लैनेट यहां से यहां मूव किया, उतने ही समय में, समय अभी भी उतना ही है, इसने भी कुछ एक एरिया स्वैप किया होगा। इस एरिया को A2 नाम दिया है। कहते हैं, स्टेटमेंट पहले लिखिए, राइट, दिस लॉ स्टेट्स दैट the line joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time, sweeps equal area in equal interval of time, states that the line joining the sun and planet swipes equal area in equal interval of time, that is aerial velocity of a planet, that is aerial velocity of a planet, that is aerial velocity of a planet around the sun is constant. Aerial velocity of the planet around the sun is constant. मतलब dA by dt change in area per unit time is equal to what? This is constant. कह रहा है कि एरिया, अगर ये सूर्य है और ये यहां से यहां अगर A1 A2, कह रहा है अगर समय सेम है तो जो एरिया स्वैप होगा वो भी 100% क्या होगा, सेम होगा, वो भी 100% क्या होगा, सेम होगा, पहला। और ये भी जानना चाहिए आप लोगों को कि जब सूर्य दूर होता है, मतलब सूर्य से जब ये प्लैनेट दूर होता है, माने यहाँ पर कहीं पर प्लैनेट है, तो अभी आपके हिसाब से यहाँ धूप होगी कि गर्मी होगी, माने धूप होगा कि सर्दी होगा, गर्मी का मौसम होगा कि सर्दी का मौसम होगा। दूर होता है तो धूप कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर। उल्टा, दूरी ज्यादा तो गर्मी ज्यादा होती है, और दूरी नजदीक होती है तो ठंडा ज्यादा होता है, रेस की वजह से। यहाँ पर रेस जो है वो ज्यादा पड़ रहे हैं, पैरेलल रेस पड़ रहे हैं, यहाँ पर स्लैंटिंग रेस पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ही एक जनरल बात बता दी आप लोग के नॉलेज के लिए। जैसे अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि जब दूरी ज्यादा हो जाएगी तो धूप की किरणें कम पहुंचेगी, हाँ धूप की किरणें कम पहुंचेगी, और चूंकि धूप की किरणें कम पहुंचेगी तो वहां पर ठंडा होगा, पर दूरी ज्यादा होने पर वहां गर्मी का मौसम होता है, और जब दूरी कम होती है तो वहां पर ठंडा का मौसम होता है। तो ये ध्यान रखिए। डन, सेकेंड लॉ कंप्लीट। तीसरा लॉ लिखिए, ये लिख लिए, dA by dt is equal to constant। ये एरियल वेलोसिटी है। व्हाट इज dA by dt? लिख दीजिए, दिस इज एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट। नाउ तीसरा नियम,
केपलर का तीसरा लॉ जो कि इस और उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स, PERIODS, लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स मतलब किस समय में, आपने कहा ना कि भाई वो समय और एरिया का एक रिलेशनशिप है, तो ये बता रहा है कि क्या रिलेशनशिप है। तो पहले लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of the planet, the square of time period of the revolution of planet is directly proportional to the cube of semi major axis of an elliptical orbit, the cube of semi major axis of an elliptical orbit। अब क्या है बता देता हूं, एक मिनट, ये आपका शून्य है, यहां से यहां की दूरी, ये पूरा दूरी अगर 2r है तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, 2r/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, r। ये पूरी दूरी को अगर आप 2r मानते हैं तो आधी दूरी सेमी मतलब आधा, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। आप लोग एक नया फोटो में बनाइएगा, हम उसी में बता दिए। Directly proportional to cube of the semi major axis of the elliptical orbit, that is t square is directly proportional to r cube, and that is t square by r cube is equal to what, constant। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी लगे हाथ तो कर लेते हैं तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हो गया, तो ये लिख लिए, वो फोटो बना लिए। r क्या है वो बुझाया, r क्या है, r बताए कि ये आपका ऑर्बिट है, ऐसा ऑर्बिट है, यहां से यहां की दूरी को आप क्या मान रहे हैं, 2r मान रहे हैं, तो सेमी मेजर क्या होगा, इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, r हो। डन। इसका प्रूफ भी देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पर जो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चलता है तो वो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस हिसाब से g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ कोई भी दूसरा बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r के बराबर। यहां से वेलोसिटी क्या निकल कर आएगा, वेलोसिटी का होल स्क्वायर निकल के आएगा g m s बाई, ये ई और ई तो कट जाएगा, एम एस बाई आर, जी एम एस बाई आर। डन। बढ़े आगे, यहां तक हो गया, बढ़े आगे, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π r स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π r स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, v स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाले थे, क्या लिखे थे, gm बाई r, ये r को ऊपर ले जाएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π बाई कैपिटल G m r क्यूब, और यहां से क्या पता चला, r स्क्वायर, टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r क्यूब के। दिखाई दे रहा है, टी स्क्वायर, और ये सामने वाला क्या है, कांस्टेंट आ गया, ये सामने वाला क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, r क्यूब के प्रोपोर्शनल। डन। इससे आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। न्यूमेरिकल आपको बताया था कैसे करना है, कल उसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल कराया था, आपको भी घर पर कम से कम 50 न्यूमेरिकल उसके ऊपर करना चाहिए, 20 से 25 तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हुआ, अगले क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।